नमस्कार साथियों, मैं बजरंग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI एक्सपर्ट में। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले वर्षों की भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो साथियों, आज की क्लास हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण सीरीज का आज पहला भाग है और पहले भाग के अंदर 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जोड़े गए हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष है वो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्रीमती रेखा शर्मा है, जिन्होंने 29 सितंबर 2017 को इस पद पे नियुक्ति की थी और वर्तमान दिनांक आज तक भी इस पद पे विराजमान है। अब हम बात की जाए साथियों कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ। तो साथियों, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था 31 जनवरी 1992 को इसका गठन हुआ था और गठन के पश्चात जो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी उनका नाम था जयंती पटनायक। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ। तो 31 जनवरी 1992 को, जिसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक थी। दूसरी महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर वी मोहिनी गिरी इसकी दूसरी महिला अध्यक्ष थी। अब हम बात करते हैं साथियों वर्तमान महिला अध्यक्ष, तो उनका नाम था श्रीमती रेखा शर्मा। और इससे पहले बात की जाए तो इससे पहले जो इस पद पे विराजमान थी उनका नाम था ललिता कुमार मंगलम। ललिता कुमार मंगलम इससे पहले रेखा शर्मा से इस पद पे विराजमान थी, जिन्होंने 29 सितंबर 2014 से 28 सितंबर 2017 तक इस पद पे विराजमान रहे। और उसके बाद में रेखा शर्मा को पहले कार्यवाहक राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद में इन्हीं को यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसमें प्रश्न के संबंध में आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी रखनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का खालिस्तान वर्ष 8 अगस्त 2018 को मनाया गया था। तो साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? यह प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। साथियों, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बात बताता हूँ आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य क्या था। लक्ष्य की बात की जाए तो इनका लक्ष्य था कि भारत में जो भारत के ऊपर ब्रिटिश शासन चल रहा है, क्या ब्रिटिश शासन चल रहा है, उस शासन को समाप्त करने का भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य था। अब इसकी बात की जाए तो इस आंदोलन की शुरुआत या इस आंदोलन का आह्वान कब हुआ? तो मैं आपको बता देता हूँ। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का जो अधिवेशन था, कौन सा अधिवेशन? मुंबई अधिवेशन। मुंबई अधिवेशन के अंदर इस आंदोलन की शुरुआत या इस आंदोलन का वो शुरुआत हो गया था। अब हम बात की जाए साथियों कि 8 अगस्त 2018 को इस 76 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। अब हम बात की जाए 8 अगस्त
2024 को, तो 8 अगस्त 2024 को इसे 82 अर्थात 82 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन का 82वां वर्ष 8 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। अब यहाँ पे बात की जाए भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो यह नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। इस आंदोलन के समय भारत के जो वायसराय थे, वायसराय की बात की जाए तो वायसराय लॉर्ड लिंथेगो, क्या नाम था, लॉर्ड लिंथेगो, इस आंदोलन के समय इसके अध्यक्ष रह चुके थे। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन को 76 वर्ष 8 अगस्त 2018 को पूरे हो चुके थे। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक समष्टीकरण प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत मुंबई के अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत करने का आह्वान कर दिया गया था। तो ये भी आप याद रखना। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है 2018 फीफा विश्व कप, खालिस्तान फीफा विश्व कप था। तो साथियों फीफा अर्थात फुटबॉल विश्व कप 2018 जो खेला गया था वह खेला गया था रूस में, अर्थात फीफा 2018 की मेजबानी किसने की थी, रूस देश ने की थी। और यह कौन सा संस्करण था, तो यह संस्करण था 21वां। कौन सा 21वां संस्करण था, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं साथियों, फीफा विश्व कप 2018 14 जून से 15 जुलाई तक खेला गया था, जिसमें 32 टीमों ने भाग लिया था। और इसमें जो विजेता टीम रही थी, विजेता वो टीम थी फ्रांस। फ्रांस ने किसको हराया था, क्रोएशिया को हराया था। तो विजेता टीम फ्रांस रही थी। अब इतना याद रखना। अब हम बात की जाए फीफा विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल के बाद होता है, 4 वर्ष के अंतराल के बाद। 2018 के बाद कहाँ खेला गया था, 2022 में। 2022 में यह कहाँ खेला गया था, तो मैं आपको बता देता हूँ, यह कतर में। इसकी मेज़बानी किसने की थी, कतर देश ने की थी। अब हम बात की जाए साथियों, तो यह था 22वां संस्करण। 23वां संस्करण कब होगा, 23वां संस्करण होगा 4 वर्षों के बाद, 2022 के बाद 2026 में। और इसकी मेज़बानी कौन सा देश करने वाला है, कनाडा तथा मैक्सिको इसकी मेज़बानी करने वाला है। तो ये भी आप याद रखना। फीफा 2018 विश्व कप 21वां फीफा विश्व कप था, जिसकी मेज़बानी रूस ने की थी। और यह 14 जून 2018 से 15 जुलाई 2018 तक खेला गया था, जिसमें 32 टीमों ने भाग लिया, जिसमें विजेता टीम फ्रांस थी। यह 4 वर्षों के अंतराल के बाद 2018 के बाद 2022 में खेला गया था, जिसकी मेज़बानी कतर ने की थी। अब यह इसका 23वां संस्करण 2026 में खेला जाएगा, जिसकी मेज़बानी कनाडा और मैक्सिको के द्वारा की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है। रतौंधी एक रोग है जिससे रात्रि के समय व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं देता, और यह विटामिन ए की कमी से होता है। साथियों मैं आपको बता देता हूँ, रतौंधी एक सामान्य रोग है। इसे किसी भी प्रकार के आनुवांशिक रोग के अंदर, यहाँ से पूछा जाता है भी आनुवांशिक रोगों की श्रेणी में कौन सा है, तो रतौंधी आनुवांशिक रोगों की श्रेणी में नहीं आता है। साथियों विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल। तो साथियों ये भी पूछा जा सकता है कि रतौंधी किसके कमी के कारण होता है, तो यहाँ विटामिन ए ना देके क्या दिया जा सकता है, रेटिनॉल के नाम से दिया जा सकता है। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम क्या है, थायमीन। क्या नाम है, थायमीन। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल।
फेरोल वैज्ञानिक नाम है, और विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल। तो ये भी आप याद रखना, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनोल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कार्बिक अम्ल, विटामिन डी कैल्सीफेरोल और विटामिन ई टेकोफेरोल। रेतौंधी रात्रि के समय स्पष्ट दिखाई नहीं देता, यह विटामिन ए तथा रेटिनोल की कमी के कारण होता है। यह किसी भी प्रकार का आनुवंशिक रोग नहीं है। इसकी कमी को पूर्ति या स्रोत की बात की जाए तो खट्टे फल जैसे पालक, गाजर, खरबूजा, आम, पपीता, इन सभी का सेवन करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, पानी और शराब का मिश्रण किस विधि से अलग किया जा सकता है? साथियों, पानी और शराब इन दोनों का कवंथनांक बिंदु क्या है? कवंथनांक का मतलब है उबलता हुआ बिंदु, तो कवंथनांक अर्थात इसका आसवन विधि से सोल्व किया जा सकता है। साथियों, मैं आपको बता देता हूं, द्रव से वाष्प तथा वाष्प ठंडा, द्रव गर्म करके द्रव से वाष्प बनाया जा सकता है तथा ठंडा करके वाष्प से द्रव बनाया जा सकता है। यह आसवन विधि उन दो पदार्थों के अंदर या उन दो पदार्थों के अंदर उपयोग की जाती है जिनका कवंथनांक बिंदु के अंदर क्या हो, थोड़ा बहुत कमी हो। साथियों, पानी और शराब के मिश्रण को आसवन विधि से अलग किया जा सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ऊर्ध्वपातन का एक मैं आपको बता देता हूँ। ऊर्ध्वपातन की क्रिया सीधे तरल या इसके विपरीत ठोस के रूपांतरण की प्रक्रिया है। तो ये भी आप ध्यान रखना, पानी और शराब के मिश्रण का उपयोग आसवन विधि के द्वारा किया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, मोजिला फायरफॉक्स किसका उदाहरण है? तो साथियों, मोजिला फायरफॉक्स एक जो उदाहरण है वो किसका है? वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैं आपको बता देता हूँ साथियों, ओपेरा, विवाल्डी, गूगल क्रोम, एप्पल सफारी आदि ये सभी वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यह क्या एक सॉफ्टवेयर है जो www अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी सर्च करने की आपकी सहायता करता है। मोजिला फायरफॉक्स जैसे गूगल, ओपेरा ये सभी एक वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। तो ये भी याद रखना, www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला हमारा प्रश्न है, सागा 220 किसका एक उदाहरण है? तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, सागा 220 एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है जिसे 2 मई 2011 को लॉन्च किया गया था। और मैं बता देता हूँ साथियों, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसरो के द्वारा किया गया था। इसरो का पूरा नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसने सागर 220 सुपर कंप्यूटर बनाया था और जिसे 2 मई 2011 को लॉन्च किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखना, सागर 220 एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। अगला हमारा प्रश्न है, अंकगणित परिचालन और तार्किक कार्य में प्रदर्शन किया जाता है। तो साथियों, अंकगणितीय परिचालन और तार्किक कार्य में किसकी सहायता से किया जाता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जो कंप्यूटर की महत्वपूर्ण इकाई जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा यह कार्य किया जाता है। अर्थात ये पूरा का पूरा कार्य सीपीयू के द्वारा किया जाता है, जिसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से सहायक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। साथियों, सहायक स्टोरेज डिवाइस कौन सी है उसके बारे में पहले महत्वपूर्ण जानकारी कर लें। साथियों, ऐसी स्टोरेज डिवाइस जिसका उपयोग एक वस्तु से दूसरे अर्थात एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो फाइल ट्रांसफ़र की जाती है, जिसके लिए जो हमें
स्टोरेज डिवाइस उपयोग में ली जाती है उसे क्या कहा जाता है, सहायक स्टोरेज डिवाइस। जैसे डीवीडी के द्वारा हम एक मूवी को दूसरे कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं, सीडी के द्वारा भी कर सकते हैं, पेन ड्राइव के द्वारा भी कर सकते हैं और हार्ड डिस्क के द्वारा भी कर सकते हैं। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, सहायक स्टोरेज डिवाइस वह डिवाइस होती है जिसका उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें आपके सामने जो ऑप्शन है हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, रैम, पेन ड्राइव, इनमें से रैम एक ऐसी है जो कि जिसका उपयोग फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए नहीं किया जाता, यह सहायक स्टोरेज की डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। बाकी सभी क्या है, सहायक स्टोरेज के डिवाइस हैं। पेन ड्राइव की सहायता से, डीवीडी, सीडी और हार्ड डिस्क की सहायता से हम फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की अधिकतम वैधता अवधि कितनी होती है? तो साथियों, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की अधिकतम वैधता होती है 2 वर्ष। कितनी होती है? 2 वर्ष होती है। अब मैं आपको यह बता देता हूँ कि अवधि की समाप्ति पर डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को फिर से शुल्क भुगतान करके पुनः स्थापित किया जाता है। अर्थात आपने यह प्रमाण पत्र बनाया और इसकी समाप्ति के बाद इसका जो दोबारा ट्रांजैक्शन फीस है वो भर के आप इसे दोबारा उपयोग में कर सकते हो। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, यह सब किस में दिया गया है? तो डिजिटल हस्ताक्षर IT एक्ट 2000 के अंदर यह सब बातें दी गई है और इसी के अंदर बताया गया है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की अधिकतम वैधता कितनी है? 2 वर्ष होती है। अगला हमारा प्रश्न है, डेबिट कार्ड में CVV का विस्तार क्या है? यहाँ पे डेबिट कार्ड में CVV का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास एक ATM है, ATM के 2 भाग होते हैं, एक तो फ्रंट और एक बैक। बैक भाग पे आपको एक वाइट कलर की पट्टी दिखाई देती है, एक पट्टी है यहाँ पे, और उस पट्टी पे कुछ वाइट कलर का मतलब ब्लैक किया होता है और एक साइड थोड़ा सा वाइट होती है जिसमें 3 अंक निर्धारित होते हैं, XYZ 3 अंक। उन अंकों को क्या कहा जाता है? CVV कहा जाता है, जिसका पूरा नाम क्या है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू CVV। साथियों मैं आपको बता देता हूँ, CVV एक कोड या एक नंबर होता है। कितने अंक का होता है? ये 3 अंक या 3 डिजिट का होता है। साथियों, इसके बिना आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। इसे पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है या गोपनीय रखने की सलाह दी जाती है। ATM के पीछे की जो साइड है उसमें वाइट कलर की पट्टी पे 3 अंक दिए होते हैं, उनको CVV कहा जाता है और उन अंकों को कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू भी कहा जाता है। तो इसका सही नाम क्या? CVV का विस्तार रूप है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अगला हमारा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा संचालित सेवा जो भारतीय नागरिकों को क्लाउडर पर अधिकतम दस्तावेज जमा करने के सक्षम बनाती है। तो साथियों, भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में एक ऐप बनाया था जिस पे आप अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते हो, जिसका नाम क्या दिया गया था? डिजी लॉकर इसका नाम दिया गया था। इसके लिए आप ये ऐप किस लिए चलाया गया था कि आप इसके ऊपर अपने मार्कशीट, मूल जो जाति प्रमाण पत्र है, जो अपन को आपको उनकी प्रतिलिपियां साथ में रखनी पड़ती थी, अब उनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप डिजी लॉकर के अंदर इसे सेव कर सकते हो और यह सभी अधिकारी इसे मान्य करते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना कि भारत सरकार के द्वारा डिजी लॉकर ऐप है जिस पे आप अपने दस्तावेज रख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्रीय से स्थानीय सरकारी निकायों तक पैन इंडिया ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किन अनुप्रयोगों का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों मैं आपको बता देता हूं
कि पैन इंडिया ई गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंचने के लिए उमंग ऐप का उपयोग किया जाता है। किनका? उमंग ऐप का। उमंग ऐप देश के नागरिकों को केंद्र सरकार से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों तक की अखिल भारतीय ई गवर्नेंस मतलब सभी सुविधाओं का उपयोग करने के लिए एकल मंच प्रदान करता है। उमंग ऐप पर सभी दस्तावेज एक ही स्थान पर एक ही समय पर सभी सेवाओं का लाभ दिया जा सकता है और इसे केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला और आज की सीरीज का हमारा अंतिम प्रश्न है NEGD का विस्तार रूप क्या है? तो साथियों NEGD का विस्तार रूप क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। क्या नाम है? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD का विस्तार रूप है। तो साथियों आज के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों की सीरीज यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।